खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मिलिट्री लैंड के कमर्शियल इस्तेमाल के केस की समाअत हुई है। अदालत उज़्मा ने सेक्रेटरी दिफा को मुसल्लह अफवाज के सरबराहों के दस्तखत के साथ रिपोर्ट और पॉलिसी पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से कहा कि सेक्रेटरी साहब सिनेमा और रिहायशी प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, आप इस्लामाबाद में बैठते हैं, एक कर्नल और मेजर को कंट्रोल नहीं कर सकते। समाअत की मजीद तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे इरफान अल हक से। इरफान, बताइएगा इस बारे में। कि आज सेक्रेटरी दिफा पेश हुए, जो एक रोज़ कबल इसकी समाअत हुई थी, तो अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा था कि जो मिलिट्री लैंड्स हैं या कंटोनमेंट लैंड्स हैं, ये दरअसल दिफाई मकासद के लिए दिए जाते हैं और इनमें रिहायशी प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और जो कमर्शियल सरगर्मियाँ हैं ये बाद नज़र में गैर कानूनी है और जो आइन है और कवानीन है उसकी रूह के मुनाफी है। इसलिए आज अटॉर्नी जनरल को और सेक्रेटरी दिफा को आज अदालत ने तलब किया था। सेक्रेटरी दिफा आज अदालत में पेश हुए, उन्होंने अदालत को बताया कि ये जो कमर्शियल सरगर्मियाँ हैं मिलिट्री या कंटोनमेंट लैंड्स पर, इस पर मुसल्लह अफवाज ने यह फैसला किया है कि इस तरह की कमर्शियल सरगर्मियों को रोका जाएगा और इस तरह की सरगर्मियाँ नहीं की जाएंगी, जिस पर अदालत ने यह इस्तफसार किया कि अब जो कुछ हो चुका है उसको आप अनडन कैसे करेंगे। जितनी सरगर्मियाँ हो गई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मसरूर बेस हो, फैसल कंटोनमेंट हो या कहीं भी चले जाएं आप, कंटोनमेंट इलाकों में भरपूर कमर्शियल सरगर्मियाँ हैं। अस्करी 4 पर आप जाकर देखें, बहुत बड़ा इश्तिहारी बोर्ड लगा दिया गया है, जहाँ आप जाएँ इश्तिहार है और कमर्शियल मंसूबे हैं, इन सब को आप कैसे ख़त्म करेंगे। ये जो पॉलिसी आप बना रहे हैं ये बाकायदा पॉलिसी आप ज़रूर बनाएं, मगर आप इस्लामाबाद में बैठे हैं और यहाँ पर एक मेजर और कर्नल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो इस इलाके का किंग बना हुआ है वो जो चाहता है यहाँ पर करता है और पॉलिसी बनाता है, जिस पर सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को यकीन दिलाया कि कमर्शियल सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और अदालत में इस हवाले से एक मुफस्सिल और जामे रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि जो मुसल्लह अफवाज हैं तीनों, उनके दस्तखत और अपने दस्तखत के साथ पॉलिसी और रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। मंगल को इस्लामाबाद में इस केस की दोबारा समाअत होगी और अदालत उस रिपोर्ट और उस पॉलिसी का जायज़ा लेगी, फिर मज़ीद अहकाम जारी करेगी। बहुत शुक्रिया इरफान उल हक, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में नस्ला टावर केस की समाअत, चीफ जस्टिस ने हाफिज नईम और रहमान को झाड़ पे ला दी। रिमार्क्स ये कि यहाँ कोई सियासी तकरीर की इजाज़त नहीं देंगे, जाकर बैठ जाएं। अदालत ने कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया। जो मुकालमा हुआ है उस हवाले से आपको बताएं कि मुझे थोड़ा सा सुन लिया जाए। हाफिज नईम और रहमान की जानिब से रिक्वेस्ट की गई, जिस पर अदालत का जवाब था कि यहाँ कोई सियासी तकरीर की इजाज़त नहीं देंगे, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाएँ। चीफ जस्टिस ने हाफिज नईम और रहमान को झाड़ पिलाई। साथ ही साथ आपको बताएं कि अदालत की कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है और कहा गया है कि नस्ला टावर को फौरी तौर पर गिराया जाए। कमिश्नर कराची इन्हदाम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर्स दिए गए हैं। कमिश्नर साहब, बिल्डिंग को नीचे से गिराने का क्या तरीका है? चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया, जिस पर कमिश्नर कराची की जानिब से जवाब दिया गया कि आज शाम से ऊपर से काम भी शुरू हो जाएगा। माहिरीन से मदद ली है या खुद ही कर रहे हैं, ये इस्तफसार किया गया तो जवाब मिला कि जाएं, जाकर बैठ जाएं, 400 लोगों को लगाएं, कुछ भी करें, 1 हफ्ते में इसको गिराएं। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने आबाद के तहत बनने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम बंद करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हर आदमी खौफजदा है, क्या हमारी बिल्डिंग्स टूट जाएंगी? बताया जाए किस इदारे से इजाज़त लें। जितने भी हमारे कारोबार कराची में है, कल से हम इसको बंद करने जा रहे हैं। जितनी भी साइडें हैं हम कराची में बंद करने जा रहे हैं। जितने भी हमारे अप्रूव प्रोजेक्ट है उनको बंद करने जा रहे हैं और इसकी वजह यह है कि अप्रूवल्स जितने भी लिए हुए हैं उसको कोई इदारे मानने के लिए तैयार नहीं है और उससे एक आम आदमी को, जिन्होंने वो प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट लिए हुए हैं या वो जो रह रहे हैं, हर आदमी खौफज़दा है कि क्या ये बिल्डिंगें उनकी टूट जाएगी। हमें बताया जाए कि हम किस इदारे से अप्रूवल लें। हम अगेंस्ट से इल्लीगल बिल्डिंग्स के, हम बिल्कुल भी अगेंस्ट से पार्क पे कोई बिल्डिंग बने, रास्तों में, रोडों में, कहीं भी कोई गलत बिल्डिंग बने। हम जो सपोर्ट है आबाद के जितने मेंबर है, लीगल जितनी बिल्डिंग्स है जो अप्रूवल्स दी गई है, अगर अप्रूवल में कोई गलती है या कोई चीज़ है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रेगुलाइज करना या वो चीज़ देखना।
और अभी आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने नया बल्दियाती कानून बना लिया है। आज असेंबली में पेश किया जाएगा। वाटर बोर्ड और कचरा उठाने का निज़ाम मेयर के मातहत होगा। बल्दिया के स्कूल्स और अस्पताल सूबाई हुकूमत के पास चले जाएंगे, जबकि कराची में टाउन सिस्टम बहाल किए जाने की तजवीज़ दी जाएगी। हल्का बंदियों के लिए यूसी की आबादी 72,000 तक करने की तजवीज़ दी गई। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कयास आराइयाँ करने वालों को खबरदार कर दिया। कहते हैं रुपया जब दोनों तरफ हरकत करेगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। हुकूमत इकदाम कर रही है। डॉलर की कीमत 10 रुपये इजाफी है। बोले IMF इनकम और दीगर टैक्स लगाना चाह रहा था, लेकिन हम डट गए। मिनी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। वज़ीर खजाना ने यह भी कहा कि महंगाई आलमी मसला है, लेकिन ये 3 से 4 महीने की मार है, फिर आराम आ जाएगा। फ़ायदा आवाम को पहुँचाएंगे। एक्सपर्ट से वो कहते हैं हमारा रुपया जो है 166, 167, 165 के करीब होना चाहिए, लेकिन वो 176 पे अगर इंटरबैंक में आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 10 रुपये जो है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड क्यों है? वो इसलिए है कि हमारा स्पेकुलेटर उसको कर रहा है। रुपया जो है ये डीमोनेटाइज हो जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ नहीं होने वाली। स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूँ कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा। हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसको दूसरी साइड पे जाएगा, और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। रुपया दोनों साइड पे मूव करेगा। अब एक साइड पे नहीं है कि एक ही साइड पे जा रहा है, ये दूसरी साइड पे भी जाएगा। गुर्बत के बारे में तो वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि हमारी पिछले साल गुर्बत 5.4% थी, तो इस दफ़ा 4.1% गिर गई है। गुर्बत वाला हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा है इन्फ्लेशन का, और उसमें एक सर्टन सेगमेंट हमारा जो है पिस रहा है। शहर में हमारे जो लोअर मिडिल क्लास वगैरह वो पिस रही है। जो बड़े लोग हैं या मिडिल क्लास वगैरह क्या पिस रहे हैं? जाएं रेस्टोरेंट्स को, लाइनें लगी होती हैं, वहाँ जगह नहीं मिल रही होती। आप बाकी चीज़ें गाड़ियों को देखें, गाड़ियाँ हाल महंगी हो गई गाड़ियाँ। देखिए इतनी गाड़ियों की डिमांड है कि ऑन जो है वो 6-6, 8-8 महीना का ऑन चल रहा है। और आपको बताएं कि मुशीर खजाना के इस बयान का कोई असर नहीं हुआ। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर दौरान ट्रेडिंग 1 रुपये 22 पैसे महंगा हो गया है और कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 176 रुपये 20 पैसे पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के कम होते डॉलर डिपॉजिट्स और बढ़ती दरामदात को डॉलर महंगा होने की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। हुकूमत ने मुनाफा बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई। पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल ख़त्म की और आवाम की जान में जान आई। चेयरमैन अब्दुल समी खान ने कहा मसले के हल के लिए पीछे हटे। हड़ताल के खात्मे का ऐलान होते ही रात गए पेट्रोल पंप्स खुल गए। हुकूमत का हड़ताल करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई ना करने का फैसला मौक़िफ़ इख्तियार किया। सहूलत फराहम करने वालों को नाराज़ नहीं कर सकते। और अभी खबर ये है कि मुल्क में गैस बहरान संगीन तर होने लगा है। गैस ना होने की वजह से नंदीपुर के अलावा तमाम सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं। 3 सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स के 90% यूनिट्स बंद हैं। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, बताइएगा इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कितने थर्मल पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं और कितने बंद हैं? देखिए, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं गैस का बहरान संगीन तर होता चला जा रहा है और बेशतर सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स इस वक्त बंद हैं। तकरीबन 90% पावर प्लांट्स जो हैं वो बंद पड़े हैं गैस से चलने वाले। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स के 27 में से सिर्फ 2 यूनिट्स इस वक्त बिजली की पैदावार दे रहे हैं। जामशोरो पावर प्लांट्स के गैस पर चलने वाले तमाम के तमाम यूनिट्स बंद पड़े हैं। गैस किल्लत के बायस गुद्दू पावर प्लांट से भी सिर्फ 25% बिजली की पैदावार की जा रही है, जबकि नॉर्दर्न पावर जेनको के 16 यूनिट से मजमूई तौर पर, जिसमें से सिर्फ 1 यूनिट से बिजली की पैदावार इस वक्त मिल रही है। और यही वजह है कि हुकूमत को फिर फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करना पड़ रही है और फर्नेस ऑयल से 3 गुना महंगी बिजली पैदा हो रही है गैस के मुकाबले में। और बिजली महंगी होने का जो खमियाजा है वो एक आम सारिफ को बिल में अदा करना पड़ता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। तो एक नाकिस हिकमत अमली है, क्योंकि लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत तो घरेलू सारिफिन को तरजीही तौर पर गैस फराहम की जा रही है। ताहम अगर LNG के कार्गोज हुकूमत पेशगी ऑर्डर करती और स्पार्ट कार्गोज का ये जो प्लान हुकूमत का है इनको थोड़ा सा नजरअंदाज किया जाता, खासतौर पर सर्दियों के मौसम में डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए, तो काफी हद तक गैस बुरान पर काबू पाया जा सकता था और पावर प्लांट से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। यही वजह है कि अब कमी हो रही है बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया, सिलसिले में आप आगाह कर रहे थे वहाँ।
जाड़े ने जोर पकड़ना शुरू किया तो गैस भी घरेलू सार्फिन से रूठ गई। खवातीन कहती हैं हुकूमत जिन महीनों में आवाम को गैस नहीं दे सकती उन महीनों में बिल क्यों भेज देती है। उमर आसिफ रिपोर्ट करेंगे। सुबह नाश्ता बनाते हैं उस टाइम गैस नहीं होती, दिन में खाना बनाएं उस टाइम गैस नहीं होती है, रात में भी गैस नहीं आती है। ठंड क्या आई, घरों में चूल्हे भी ठंडे पड़ गए, गैस जो रूठ चुकी है। घरों में वक्त पर खाना बनना तक मुहाल हो चुका। खवातीन पूछती हैं कि किचन चलाने को गैस नहीं मिलती, इन महीनों में गैस के बिल क्यों आते हैं। अवाम सिलेंडर भरवाएं या बिल भरें। खाना पीना पूरा करना मुश्किल है तो एक गैस के बिल भी दें, सिलेंडर भी भरें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सिलेंडर करते तो वो भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस कदर महंगी है कि अगर 1 kg डलवाते तो एक टाइम में ही ख़त्म हो जाती है वो। खवातीन कहती हैं खाना वक्त पर नहीं बनता तो कहीं सिलेंडर भरवाने से बजट मुतासिर। हर घर में झगड़े अलग बढ़ रहे हैं। गैस न होने के बायस लोगों के चूल्हे ठंडे और मिजाज गर्म है। गैस लोड शेडिंग ने आग तो लगाई है लेकिन गरीब आदमी के माहाना बजट को। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। और सर्दी आते ही घरों में गैस लीकेज के बाइस हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। रावलपिंडी में एक माह के दौरान 19 हादसात रिपोर्ट हुए हैं। 3 कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। इन हादसात से कैसे बचा जा सकता है, सदाकत अली बता रहे हैं। रावलपिंडी में एक माह के दौरान गैस लीकेज से 19 हादसात हुए। माँ और 2 बच्चे जान से गए, 6 अफराद बुरी तरह झुलस गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अगर रात को सोने से कबल गैस के वाल्व बंद करने की जहमत कर ली जाए तो ऐसे खौफनाक हादसात की नौबत नहीं आएगी। कोई ना कोई गैस का वाल्व खुला रह जाता है दौरान लोड शेडिंग। जब गैस वापस आती है तो उस कमरे में या उस जगह पे गैस भर जाती है। अगर कोई बंदा दिया सलाई चलाता है या वो कोई स्विच बोर्ड से कोई बटन ऑन करते हैं तो वहाँ से स्पार्किंग होने के बाद जो है वो आग लगती है। एक माह के दौरान होने वाले हादसात में शहरियों को 10 करोड़ रुपए मालियत से ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। अगर गैस जैसी सहूलत को एहतियात से इस्तेमाल न किया जाए तो ये बड़ी जहमत भी बन सकती है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आला अदलिया पर इल्जामात से मुतालिक मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर चीफ जस्टिस अतहर अल्लाह ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, रिटायर्ड आदमी की तौहीन नहीं होती, भले वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना रहा हो। पहली बात यह है कि तनकीद से मुतालिक जजेस ओपन माइंडेड होते हैं। जज बड़ी ऊंची पोजीशन पर होते हैं, तनकीद को वेलकम करना चाहिए। और झूठ के पाँव नहीं होते। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मरियम नवाज साबिक चीफ जस्टिस की जाली ऑडियो का हिसाब मांगने आई थी, खुद फंस गईं। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल का कहना था कि सिर्फ एक न्यूज़ चैनल को अरबों रुपए के इश्तिहारात से नवाजने का मकसद सहाफ़त का गला घोंटना और ज़मीर की खरीदो फरोख्त था। मीडिया का गला घोंटने का ये मैटर है उन सहाफ़ियों का जो आपकी पसंद का काम ना करते हों, टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल करके उनका इस्तेमाल करने का। ये मैटर है ज़मीर खरीदने का, ये मैटर है ज़मीर बेचने का। ये मैटर है ऐसे से बड़े बड़े नाम जिनको लोग बड़ा मोतबर समझते थे, जब उनकी असल करतूत देखी कि वो शरीफ फैमिली से पैसा लेके क्या कुछ कर रहे थे टेलीविजन के ऊपर। ये मैटर इस चीज का है कि आप देखें झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ में एक दिन झूठ सब पे आश्कार हो जाता है। इन्होंने मोहतरमा आई थी दूसरों को बेनकाब करने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बेनकाब होकर चली गई। तो ये लोग हवास बाख्ता हो चुके हैं। आप इनके झूठ को आश्कार करते रहे। मेरा सलूट है सुहेल जैसे लोगों को जिन्होंने इनका तिया पांचा किया, इनका फोरेंसिक किया। सबरा पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 10 साल में मुल्क के 2 साबिक चीफ जस्टिस की कहानियां सामने आ चुकी है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तो अभी शुरुआत है। कराची में गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, शहबाज शरीफ और मरियम पीपल्स पार्टी से मिलकर इनकलाब लाना चाहते हैं। साल के अंदर एक डेकेड में 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस की कहानी सब लोगों को पता है। इफ्तिखार चौधरी साहब का केस जो है वो टीवी पे चला, सब चीज़ें हुई, सबको पता है क्या कहानी है। अभी इन वाले चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की कहानियाँ अभी तो कहते हैं शुरुआत हैं, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें आएंगी। और ये अदलिया के लिए ठीक नहीं है। पीडीएम की तहरीक चल रही है। मैं बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ से, मरियम नवाज साहिबा से और शहबाज शरीफ साहब से कि आपका ये अवाम के लिए जो इनकलाब लाने का प्रोग्राम है इमरान खान के ख़िलाफ़, अगर आप पीपल्स पार्टी को साथ लेकर इनकलाब लाना चाहते हैं तो मैं आपके इस इनकलाब को नहीं मानता।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील की अदम हाजिरी पर आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस की समाअत 6 दिसंबर, दीगर 2 केसेस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब के 3 रेफरेंसेस पर समाअत की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। नैब के तफ्तीशी अफसर हामिद जावेद ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम फजल दाद अब्बासी के इंतकाल के हवाले से रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम अहमद अली के बारे में इस्तफसार किया। सरकारी वकील ने बताया कि मुलजिम 1 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर है। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के जूनियर नवाज चौधरी ने बताया कि अमजद परवेज मुल्क से बाहर हैं, 7 दिसंबर को पाकिस्तान आएंगे। समाअत मुलतवी की जाए। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम केस की समाअत 6 दिसंबर और शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी करने की सदा पर फाजिल जज ने नाराजगी का इजहार किया। कहा कि इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। साबिक हेड कोच की बातें दिखाएंगे आपको इसी बुलेटिन में। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। पंजाब में एक रोज में 4 मरीजों की जान गई। 147 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी एक मरीज इंतकाल कर गया। 7 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी में 17 केसेस सामने आए। आपको बताएं कि महकमा सेहत पंजाब की बड़ी कामयाबी। पंजाब में गुज़िश्ता 12 रोज़ में खसरा और रुबैला मुहिम में टारगेट से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई है। दानियाल उमर हमारे साथ उनसे बात करेंगे। दानियाल, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मुहिम की बड़ी कामयाबी सामने आई है। टारगेट से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगी है। 12 रोज़ में 4 करोड़ 16 लाख से ज़ायद बच्चे हैं जिनको खसरा और रुबेला की वैक्सीन लगाई गई है। जो टारगेट दिया गया था महकमा सेहत पंजाब को वो 3 करोड़ 89 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का था। राजनपुर, जांग, मुजफ्फरगढ़, भावलनगर जो के साथ साथ साहिवाल, लोधरा और डेरा गाजी खान ने 100% से जायद टारगेट हासिल करते हुए तमाम बच्चों को वैक्सीन जो है वो लगाई है। रोजाना 40 लाख से जायद बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही हैं। दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। और जब बच्चों को पैदाइशी टीके लग चुके हैं तो फिर खसरा और रुबैला की इजाफी खुराकें क्यों? कलील मुद्दत में मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीनेशन से वालिदैन, बच्चे और असातिज़ा परेशान हैं और तज़ब्ज़ुब का शिकार भी। कराची से मुदस्सिर नज़ीर ने वालिदैन के खदशात दूर करने के लिए एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए देख लेते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरी वैक्सीनेशन हो गई थी, तो ये लोग अब क्यों लगा रहे हैं? तो जब भी स्कूल में ये टीम आती है तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ, उस दिन मैं जाता ही नहीं हूँ। बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से आजकल हर घराना परेशान है। हर किसी का एक ही सवाल है कि क्या बच्चों को रुबेला और खसरा वैक्सीन लगवाएं या फिर ना लगवाएं। खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम ने स्कूलों की इंतजामिया को उलझा कर रख दिया है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो स्कूल सील कर दिए जाएंगे, और पेरेंट्स कहते हैं कि हम ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, हमारे बच्चे ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। कुछ वालिदैन सुनी सुनाई और सोशल मीडिया पर फैलाई गई गुमराहकुन बातों की वजह से बच्चों की वैक्सीनेशन से गुरेज कर रहे हैं। पाकिस्तान में कौमी इदारा सेहत की नुमाइंदा डॉक्टर दुरे नाज ने समा से गुफ्तगू में खसरा और रुबेला की वैक्सीन से मुतालिक फैलाई गई अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया। बच्चा चाहे वैक्सीनेटेड भी हो, उसके बाद भी 1% हर किसी की बॉडी में वो बैक्टीरिया या वायरस उसके ऊपर असर कर सकता है। तो उसको बूस्ट करने का यही मकसद होता है कि मल्टीपल डोजेस लगाए जाएं। वो बच्चियां जो रुबेला से इफ़ेक्टेड होती हैं और प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको कभी भी नॉर्मल बच्चा जो है वो पैदा नहीं होता है। या तो उसकी आँखें इफ़ेक्टेड होती हैं, या कान इफ़ेक्टेड होते हैं, या वो मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है। रुबेला वायरस के सेहत पर इतने संगीन असरात होने के बावजूद वालिदैन का वैक्सीनेशन पर आमादा ना होना इंतजामिया के लिए चैलेंज बना हुआ है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। स्मोक के हवाले से बात करें, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में भी अब स्मोक का खदशा है। रोकथाम के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। इजाफी मॉनिटरिंग स्टेशन, माहौलियाती पुलिस की तैनाती ज़रूरी करार दी गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे आबिद अली से। आबिद, बताइएगा जो स्मोक की रोकथाम है इसके लिए क्या इकदाम तजवीज़ किए गए हैं, क्या हो रहा है?
जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पे सर्दियाँ बढ़ रही हैं मुल्क में, तो जो इस्लामाबाद का इलाका है यहाँ पे स्मोक के चांसेस भी बढ़ गए हैं। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने जो अपनी ब्रीफ समरी भिजवाई है पीएम हाउस को, उसमें ये बताया गया है कि जो रवां महीना है नवंबर का, इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है उसकी जो तादाद है वो 60 तक गई है, 60 माइक्रोन्स तक गई है। और जो आगे जनवरी और फरवरी का महीना में है उसमें ये माइक्रोन्स की तादाद बढ़ भी सकती है। इसके लिए इजाफी इक़दाम करना होंगे, प्लान दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद के लिए एक लैंडफिल साइट साइंटिफिक लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस हो, इन्वायरमेंटल पुलिस, जो यहाँ पर इक़दाम जो होंगे उनको नाफज किया जा सके, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो ब्रिक क्लिन्स हैं 64 के करीब यहाँ पे ब्रिक क्लिन्स हैं इस्लामाबाद में, उनमें से सिर्फ 20 के करीब जो हैं वो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो सके। इसके अलावा 350 से ज़ायद यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पर भी कानून की अमल दरामदी होनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो सिफारिशात दी गई हैं उसमें एक ये भी है कि जो ट्रांस बाउंड्री यहाँ पर फिजा आ रही है रावलपिंडी और इर्द गिर्द के शहरों से, उसके लिए भी कानून साजी होनी चाहिए। इसके अलावा जो गाड़ियां हैं उनमें से जो कार्बन निकल है उसके लिए भी कानून साजी होनी चाहिए। इस सिलसिले में आप हमें अपडेट करें आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में स्मोक के डेरे बरकरार हैं, ऐसे में गैर मुल्की इदारे स्मोक से होने वाले नुकसान को रंगों में किस तरह बयान करते हैं, जानते हैं आयशा अता से। लाहौर में पतझड़ के मौसम पर फिजाई आलूदगी के साए छाने लगे। गुले दाऊदी की कौंपलों को खिलते ही दुनिया धुंधली लग रही है। लाहौर में छाई फिजाई आलूदगी की खतरनाक सूरत हाल को बैनुल-अक़वामी इदारे रंगों की जुबान में कैसे बयान कर रहे हैं, आपको बताते हैं। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के दरमियान हो तो खतरे की बात नहीं, इसलिए इसको सब्ज रंग से मुशाबत दी गई है। जब इंडेक्स 100 से नीचे है तो इंसानी सेहत के लिए मुज़र तो नहीं, लेकिन अगर इसमें बढ़ने का रुझान है तो समझे खतरे की घंटी बजने लगी है। ऑरेंज का मतलब कि फिजा में मौजूद ज़रात का इंडेक्स 100 से बढ़ चुका है और खतरा शुरू हो गया है। ये दिल के अमराज और बच्चों की सेहत के लिए मुज़र है। सुर्ख का मतलब खतरा बढ़ने लगा है। सांस की बीमारियों को हवा मिलने लगी है। आंखों में जलन के साथ हद्दे निगाह भी मुतासर होने लगती है। जामनी रंग का मतलब है कि फिजाई आलूदगी हर उम्र के शख्स के लिए खतरे का बाइस है। हद्दे निगाह मजीद कम हो जाती है। मैरून कलर का मतलब है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से बढ़ चुका है। ये खतरनाक तरीन सूरत हाल है जो खुली फिजा में इंसानी जानों के लिए खतरे का बाइस बन चुकी है। लाहौर में ये फिजाई आलूदगी, जिसको नाम कोई भी दे दें, अपने पंजे काट चुका है। बाज़ इलाकों में खतरनाक तरीन हद से 100, 200 दर्जे या 300 दर्जे से भी ऊपर जा चुकी है और हुकूमती एहसास कहीं हरे रंग में ही मौजूद है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऊंट की खाल से बने शाहकार। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमती अरकान की लोकेशन ट्रेस करने का मामला वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि इस बारे में गलत रिपोर्टिंग की गई है। समा से खुसूसी गुफ्तगू की, क्या कह रही थी आपको दिखाते हैं। कावल शोजब ने कहा है कि आप ज्वाइंट सेशन के दौरान मेंबरान की ट्रेसिंग करती रही हैं। नहीं, वो गलत है। उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया, गलत रिपोर्ट हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हमें सिम्स का प्रॉब्लम है, सिम्स मिसयूज हो रहे हैं हमारे नामों पे, और बिल्कुल गलत खबर कही है क्योंकि मैंने चेक किया है और उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज कर दिया है कमेटी में भी, कमेटी के सेक्रेटरी को भी और नेशनल असेंबली में भी। ये कैसे गलत रिपोर्ट? वो कह रही थी 3 लोकेशन आ रही थी, सिम की वजह से आ रही थी। किसकी? वो कह रही थी मेरी 3 जगह पे लोकेशन आ रही थी। ठट्ठा में मैंने कहा था कि कोई मेरे नाम की सिम है जो ठट्टा में यूज हो रही है, तो मैंने कहा था चेक करें मेरे, मैं तो ठट्टा नहीं जा रही, वो मेरा केस था। आप लोग इस वजह से वो कह रही है हर चीज गलत रिपोर्ट हुई है। आपको बताएं कि साबिक चीफ जज पर नून लीग ही नहीं, पीपल्स पार्टी की मेहरबानियों की फहरिस्त भी तवील है। सिंध हुकूमत ने इस्लामाबाद में मुकीम राना शमीम को कराची की लॉ यूनिवर्सिटी का महंगा तरीन वाइस चांसलर बनाया। राना शमीम की तनख्वाह और मरात पर सिंध हुकूमत की सखावत की कहानी सुना रहे हैं संजय साधवानी इस तहलका खेज रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में बयान हल्फी देने के बाद से तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। जितना राना शमीम मुस्लिम लीग नून पर मेहरबान हैं, उससे कहीं ज्यादा पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत राना शमीम पर मेहरबान नजर आती है।
कराची की शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तकर्रुर का मरहला आया तो सिंध के सारे कानूनदानों को छोड़कर इस्लामाबाद में मुकीम राना शमीम को ही मुंतखब किया। उस वक्त के मुशीर बराए यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड निसार खोड़ो समझते हैं इस काम के लिए उनसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। साबिक जज हैं, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के हैं। हमने कोई ऐसे वैसे को नहीं रखा, लेकिन हमने लॉयर को रखा, एक एडवोकेट को रखा, एक जज को रखा जो कॉम्पिटेंट भी है, कैपेबल भी है, इस लिहाज से मौजू भी है। चंद रोज पहले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी राना शमीम की डट कर खूबियाँ गिनवाई। राना शमीम साहब की अपॉइंटमेंट थ्रू अ सर्च कमेटी हुई थी। हमारा वाइस चांसलर का कानून ये कहता है कि जी किसी को जज हो या वकील हो इस पाए के तकर्रुरी के बाद तनख्वाह और मराद तय करने का मरहला आया तो सिंध हुकूमत ने सखावत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राना शमीम की बतौर वाइस चांसलर तनख्वाह और मराद के साथ माहाना 30 लाख रुपए मुकर्रर कर दिए, जो इससे पहले सिंध की किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नहीं दी गई थी। समा ने तनख्वाह का सवाल उस वक्त के जिम्मेदार के सामने रखा तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, मगर वजीर आला सिंध के पास माहाना 30 लाख रुपए देने का भी जवाब मौजूद था। और बाकी रही पे पैकेज डिफरेंट चीजें होती हैं, वो मेरे लेवल पे नहीं होती। अच्छा, तो 30 लाख रुपए आप समझते हैं एक वाइस चांसलर मेरे लेवल पे वो नहीं होती। सैलरी का जहाँ तक ताल्लुक है उसका बड़ा आसान है कि जो लास्ट ऑन सैलरी किसी की होती है वो मिनिमम रखनी पड़ती है और वो भी कवानीन मौजूद है। वाइस चांसलर राना शमीम पर सिंध हुकूमत की सबसे बड़ी मेहरबानी उनका कई माह तक यूनिवर्सिटी न आने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रखना है। मगर मुराद अली शाह कहते हैं उन्हें आखिरी बार यूनिवर्सिटी आए हुए अभी 1.5 साल नहीं गुजरा है। जहाँ तक 1.5 साल से नहीं है ये गलत है, इसलिए कि पिछले मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं, मुझसे मुलाकात उनकी हुई है तो 1.5 साल से कम अरसा हुआ जब मेरी मुलाकात हुई है, तो ऐसा नहीं कि 1.5 साल से आएगी। जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के मेंबर सिंडिकेट और रुकन सिंध असेंबली लियाकत आसकानी कहते हैं राना शमीम आखिरी बार 9 माह पहले सिंडिकेट के इजलास में आए थे। सिंडिकेट की मीटिंग में मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो मैंने 1-2 मरतबा राब्ता करने की कोशिश की, मिलना चाहा उससे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं इस्लामाबाद में। सिंध के वजीर जामियात और तालीमी बोर्ड्स इस्माइल राहू कहते हैं कि वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। आपको 4-5 महीने हो गए हैं यूनिवर्सिटी बोर्ड का महकमा मिले हुए, क्या आपकी राना शमीम से मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं है किसी से। राना शमीम पर सिंध हुकूमत की मेहरबानियाँ यही तमाम नहीं हुई हैं, बल्कि मुसलसल गैर हाजिरी के बावजूद ओहदे पर बरकरार रखने के लिए उनके इस्लामाबाद ऑफिस को कराची की यूनिवर्सिटी का कैंपस का दर्जा भी दे दिया गया है। हमारे जो वीसी साहब हैं वो कराची आते नहीं है, इस्लामाबाद में उनका ऑफिस है। अपने ऑफिस में उन्होंने एक ऑफिस बनाया है, दूसरा कोई कैंपस नहीं है वहाँ पर। और ये आपको पता है कि ज़ेबुल सिंध असम्बली से चार्टर्ड है और ये इसका जो भी कैंपस होगा सिंध में होगा, सिंध से बाहर किधर हो नहीं सकता। यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो तो कराची में, फिर कैसे निज़ाम चल रहा है ये सर? देखें जी, वो वहाँ पर बैठकर मेरे ख्याल में वकालत भी कर रहे हैं और ये भी काम कर रहे हैं और छोटा सा ऑफिस भी उन्होंने बनाया है ज़ेबुल के हवाले से, तो ये बिल्कुल गलत है और सिंध की मलकियत है। इसको ये ऑफिस यहाँ पर होना चाहिए, उसको यहाँ पर आकर अपने जो कॉलेज है यहाँ पर आकर टाइम देना चाहिए। अगर उसके पास टाइम नहीं है तो रिज़ाइन कर दे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तो राना शमीम को सालाना 3.5 करोड़ रुपए से जायद मुआवजे पर वाइस चांसलर लगाने पर डटे हुए हैं, मगर राना शमीम के तर्ज अमल ने मुतल्लिका वजीर इस्माइल राहू और अरकान सिंध असेंबली के लिए भी इसका दिफा नामुमकिन बना दिया है। संजय साधवानी, समा, कराची। इतने से इश्तिहारात पर इतना गुस्सा, क्या मरियम नवाज वाकई पार्टी इश्तिहारात की बात कर रही थी? समा ने नून लीग के इलेक्शन कमीशन में जमा गोशवारे हासिल कर लिए। 2016-17 में पार्टी इश्तिहारात पर सिर्फ 90 लाख खर्च किए गए थे, जबकि इसी अरसे में 5 अरब रुपए के हुकूमती इश्तिहारात दिए गए। मरियम नवाज के कहने पर लीगी हुकूमत ने कितना अमल किया, सच बोलने का खमियाजा समा ने कैसे भुगता, सब सामने आ गया। 2015 में रेटिंग में पहले नंबर पर होने के बावजूद समा को सबसे कम सरकारी इश्तिहारात मिले। नून लीग के 5 साल दौरे हुकूमत में समा टॉप 3 पर होने के बावजूद भी इश्तिहारात के कोटे में 10वें नंबर पर रहा। मरियम नवाज ने समा के इश्तिहारात बंद कराने का इतराफ किया है।
मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में सच दिखाने की कीमत समा ने कैसे चुकाई है, आदादोशुमार से सब वाजे हो गया है। टॉप रेटिंग के बावजूद समा को सबसे कम सरकारी इश्तेहारात मिले। 2015 में रेटिंग में समा पहले नंबर पर था, मगर नून लीग की हुकूमत ने इश्तेहारात देने में आखिरी नंबर पर रखा। 2015 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तकरीबन 1 अरब 44 करोड़ रुपए के इश्तेहारात दिए गए, जिनमें समा को सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख रुपए के इश्तेहारात मिले। 5 साला लीगी दौरे हुकूमत में समा मजमूई तौर पर 3 बड़े चैनलों में से था, यानी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर रहा। इसके बावजूद इश्तेहारात के कोटे में समा को मजमूई तौर पर 10वें नंबर पर रखा गया। इन 5 बरसों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तकरीबन 4.25 अरब रुपए के इश्तेहारात मिले, जिनमें से नून लीग ने समा को सिर्फ 18 करोड़ रुपए के इश्तेहारात दिए। वफाकी और पंजाब हुकूमत के मिलाकर समा और ARY को नून लीग के 5 साल में 42 करोड़ रुपए के इश्तेहारात दिए गए, जबकि बाकी 3 मीडिया ग्रुप्स को 11 अरब रुपए के इश्तेहारात मिले। यानी समा और ARY को बाकी 3 ग्रुपों के मुकाबले में 5% इश्तेहारात भी नहीं मिले। हालांकि व्यूअरशिप के लिहाज से 5 बड़े मीडिया हाउस में समा और ARY का 40% हिस्सा है, लेकिन इन्हें इश्तेहारात का सिर्फ 5% हिस्सा मिला। ये था सच बोलने का खमियाजा जो नून लीग के दौरे हुकूमत में आजाद मीडिया को भुगतना पड़ा। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।